हाल के वर्षों में शहरी बच्चों की अभिरुचि यदि किसी एक दिशा की ओर सबसे अधिक झुकी है तो वह है कॉमिक। क्योंकि पढ़ाई तो उनके ऊपर थोपी हुई रहती है, इसलिए वह तो करनी ही पड़ती है, लेकिन फिल्म, टीवी, खेलकूद या अभिरुचि की अन्य दिशाओं का चयन बच्चों को स्वयं ही करना होता है। जिस गति और परिमाण से बच्चे कॉमिक कथाओं की तरफ उन्मुख हो रहे हैं वह चौंकाने वाला है। बच्चों की सूझबूझ, काम करने का ढंग, प्रतिक्रिया व्यक्त करने के तरीके और आचार व्यवहार भी आज जैसे कॉमिक चरित्रों से प्रभावित और निर्धारित होते हैं। टीवी पर दिखाए जाने वाले बाल कार्यक्रमों में भी सबसे ज्यादा कॉमिक चरित्रों वाले सीरियल ही लोकप्रिय हो रहे हैं। बच्चों के इस रुझान को देखते हुए बड़ी संख्या में व्यापारिक मनोवृत्ति वाले प्रकाशक इस क्षेत्र में कूद पड़े हैं। विदेशी कॉमिक धारावाहिकों को तो फिर भी काफी सोची समझी रणनीति और योजना के बाद बनाए जाते हैं, लेकिन अपने यहाँ एक आध प्रकाशन को छोड़ दिया जाए तो हमारे यहाँ के कॉमिक प्रकाशक बिना किसी सोच, रणनीति और दिशा के कॉमिक छाप रहे हैं। और तो और विभिन्न विषयों से संबंधित कॉमिक छापते हुए भी वे विशेषज्ञों के किसी मंडल से परामर्श लेते हों, ऐसा नहीं लगता। कुल मिलाकर आज जिस तरह से कॉमिक छापे जा रहे हैं वे किसी शैक्षिक योगदान की श्रेणी में तो नहीं रखे जा सकते, बल्कि मनोरंजन भी उन्हें नहीं कहा जा सकता। उनकी विषय वस्तु बम्बैया फिल्मों से भी ज्यादा फूहड़ होती है। उनमें हिंसा न सिर्फ दिखाई जाती है बल्कि हिंसा जनित मूल्यों का महिमा मंडन भी किया जाता है। उनमें विज्ञान के नाम पर अंधविश्वास परोसे जाते हैं। पहले विदेशी कॉमिकों व धारावाहिकों की बात करें जिनके अपने यहाँ न सिर्फ नकल की जाती है बल्कि आदर्श मानकर ज्यों का त्यों या पात्रों के नाम बदलकर परोस दिया जाता है। कुछ साल पहले अमेरिका में लड़ाकू कछुओं पर एक कॉमिक फिल्म बनी थी, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स। इस फिल्म पर चित्रकथाएं और कहानी पुस्तिकाएं भी छपी हैं। अपने यहाँ इसकी फूहड़ नकल करते हुए श्रीमान अनुपम सिन्हा ने फाइटर टोर्स जैसे कॉमिक चरित्र गढ़े। 23 देशों में सक्रिय संगठन इंटरनेशनल कोएलिशन अगेंस्ट वायलेंट एंटरटेनमेंट, हिंसक मनोरंजन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा ने कहा यह फिल्म हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देती है। इस फिल्म में 4 बहादुर आदमकद कछुए हैं। ये कछुए दर्जनों निंजा लड़ाकुओं को खत्म करते हैं और न्यूयॉर्क शहर की गलियों में हिंसा का तांडव मच जाता है। इसमें किसी बुराई का मुकाबला करने के लिए किसी नियम कानून की जरूरत नहीं पड़ती। अंत में भी हिंसा द्वारा फिल्म का अंत होता है। पुलिस को इस फिल्म में पूरी तरह से अक्षम और नाकारा दिखाया गया है। संगठन की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस फिल्म में भले ही बुरे पर भले की विजय होती है, लेकिन हिंसा को इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है कि बिना इसके विजय पाना असंभव लगता है। लक्ष्य को पाने का एकमात्र रास्ता हिंसा ही माना गया है। बदले की आग और हिंसा का यह भयावह रूप यद्यपि किसी भी आयु वर्ग के लिए ठीक नहीं है, और फिर बच्चों के लिए तो यह कतई उचित नहीं। दुर्भाग्य से ऐसी फिल्मों और धारावाहिकों के सबसे ज्यादा दर्शक बच्चे और किशोर ही हैं। बल्कि इन फिल्मों को बच्चों की फिल्मों के रूप में प्रचारित किया जाता है। इस संगठन ने दुनिया भर के फिल्म सेंसर बोर्डों से अपील की है कि ऐसी फिल्मों पर ए यानी वयस्क सर्टिफिकेट दिया जाए। इस संगठन ने बच्चों के बीच सर्वेक्षण करके पाया ज्यादातर बच्चे हिंसक कारनामों के बीच खुशी जाहिर करते थे, तालियां बजाते थे। पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय के प्रख्यात मनोचिकित्सक डॉक्टर जोसेफ एस्ट्रेहान के अनुसार इस बात के प्रचुर प्रमाण मौजूद हैं कि इन हिंसक कथाओं से बच्चों के मन बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। वे बच्चों के प्रति संवेदनाहीन हो रहे हैं। फिर भी दुर्भाग्य यही है कि ऐसी फिल्में बन रही हैं और धड़ल्ले से चल भी रही हैं। हिंसा को बेचने के नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। इन्हें दिखाए जाने से बच्चों पर पड़ने वाले प्रभावों की बजाय इनकी बाजार क्षमता पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हिंसक मनोरंजन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे के अनुसार निदेशक और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर थॉमस रादेकी कहते हैं अब तो इस बात के भी प्रमाण मिलने लगे हैं कि फिल्मी हिंसा से प्रेरित होकर किशोर वास्तविक जीवन में भी हिंसा का रास्ता अपनाते हैं।
विडंबना यह है कि कहीं भी इस कुप्रवृत्ति को रोकने की कोशिश नहीं की गई है। ऑस्ट्रेलिया के चिल्ड्रंस टीवी एक्शन कमेटी के अध्यक्ष मैक्स हॉल बताते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया में टीवी कार्टून धारावाहिकों के प्रदर्शन के खिलाफ विरोध प्रकट करते हैं। बैटमैन तथा ऐसे ही अन्य धारावाहिकों में जो दिखाया जाता है वह हमारे बच्चों व किशोरों के लिए बेहद खतरनाक है। यह फिल्में कभी जीवन का सत्य नहीं दिखाती, अर्ध सत्य को पाने के लिए भी वो गलत और समाज विरोधी रास्ता अपनाना सिखाती हैं। यही बात जापान के फोरम फॉर चिल्ड्रंस एंड सिटीजन टेलीविज़न के निदेशक मिदोरा सुजुकी ने कही है। बच्चों और किशोरों को लक्ष्य करके बनाई गई ये हिंसात्मक फिल्में हमारे लिए बेहद सिर दर्द बनी हुई हैं। ये धारावाहिक जापानी शिक्षा और संस्कृति के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। अमेरिका में बनने वाली ऐसी फिल्मों के खिलाफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने कहा है कि दूरदर्शन से प्रसारित हिंसा और वास्तविक जीवन की आक्रामकता के बीच संबंध बहुत मजबूत है और व्यावहारिक दृष्टि से उल्लेखनीय है। एक सर्वेक्षण के अनुसार इन फिल्मों से औसत अमेरिकी बच्चा 18 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते लगभग 2 लाख हिंसक कारनामे देख चुका होता है। दुनिया भर में मिकी माउस और डोनाल्ड डक की बड़ी धूम है। अमेरिका यूरोप में तो इसकी चर्चा है ही, तीसरी दुनिया के देशों में भी इसका जोर शोर से प्रचार प्रसार हो रहा है। डिज्नी संस्कृति आज की अमेरिकी संस्कृति का पर्याय बन चुका है। डिज्नीलैंड के अलावा कार्टून फिल्मों तथा पुस्तिकाओं और तरह तरह के कॉमिक कथाओं से आज दुनिया के बाजार पटे पड़े हैं। यही नहीं, इनके ज्यों के त्यों अनुवाद तथा घटिया नकल भी खूब छप रहे हैं। इनके चरित्र अन्य देशों के पारंपरिक चरित्रों को निगल गए हैं। भोला भाला दिखने वाला डोनाल्ड डक तक डिज्नी के नस्लवादी और साम्राज्यवादी मूल्यों का प्रतीक बन गया है। चिली के प्रख्यात मेटल आर्ट ने 1971 में चिली की क्रांति के समय एक किताब लिखी थी, हाउ टू रीड डोनाल्ड डक। यह किताब 13 भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। अकेले लैटिन अमेरिकी संस्करण की 13 आवृत्तियां हो चुकी हैं और 5 लाख से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। लेकिन डोनाल्ड डक के कॉमिकों से क्या मुकाबला, जो 47 देशों में छपते हैं, 21 से अधिक भाषाओं में अनुदित होते हैं। इतने बड़े साम्राज्य को भेद पाना बहुत मुश्किल है। मूल बात यह है कि हाउ टू रीड डोनाल्ड डक में बताया गया है कि किस तरह डोनाल्ड डक नाम का यह चरित्र तीसरी दुनिया के लिए हानिकारक है। इन चित्र कथाओं में डक एक तरह का यात्री दिखाया जाता है, हालांकि यात्री से अधिक वह एक आक्रांता होता है। आखिर क्यों? जहां जहां वह जाता है वहां की जनता उसके समक्ष सब कुछ अर्पित कर देती है। पहली बार इस किताब ने डक के भोले भाले चरित्र के मुखौटे को उतार फेंका है। वे लिखते हैं, ज्यादातर समय डक सोना ही खोजते रहते हैं, खासकर भोले भाले मूर्ख निवासियों के आसपास बिखरी हुई दौलत पर नजरें गड़ाए रहते हैं। डिज्नी की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां सिर्फ शासक और शासित रहते हैं। एक तरफ डक हैं तो दूसरी तरफ बुरे जाहिल गंवार या आदिवासी लोग। लेखकों का सवाल यह है कि आखिर इन कथाओं में कामगार कहाँ हैं, ईमानदार मेहनतकश वर्ग कहाँ है। डिज्नी की दुनिया में चीजें जैसे आसमान से टपकती हैं। कभी बरसात में सोना गिरता है तो कभी किसी समुद्र तट पर खजाना पड़ा मिलता है। मेहनत और ईमानदारी से कमाने खाने वाले लोग इस स्वप्न लोक में फिट नहीं बैठते, शायद इसीलिए वे यहाँ अनुपस्थित रहते हैं। ये कथाएं शक्तिवान ही अस्तित्ववान है के सिद्धांत पर चलती हैं। ऐसी दुनिया रचती है जिसका आधार मेहनत, ईमानदारी और समानता न होकर शोषण और भेदभाव है। यह तो रही विदेशी कॉमिक कथाओं की बात। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इन कथाओं में ये जो साम्राज्यवादी मूल्य ऊपर से गिनाए गए हैं, ये बड़ी बारीकी से गुथे हुए हैं। अपने यहाँ के कॉमिक पर एक नज़र डालें तो पता चलता है कि इनमें बड़ी बेदर्दी से ये मूल्य ठूस ठूस कर भरे मिलते हैं। इस वक्त कुछ हिंदी में कॉमिक छापने वाली कंपनियां कुकुर मुत्ते की तरह उगाई हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशक समूह से छपने वाला इंद्रजाल कॉमिक्स के बंद होने के बाद यद्यपि एक बार लगा था कि कॉमिक कथाओं में आया या शून्य शायद ही भरे, लेकिन एक के बाद इतने सारे प्रकाशक मैदान में आए कि आज बच्चों के लिए पहचान पाना मुश्किल हो रहा है कौन असली और कौन नकली। अमर चित्रकथा एक दौर में काफी सक्रिय था, लेकिन इधर वह भी लगभग निष्क्रिय लग रहा है। टिंकल के प्रकाशन के अलावा उसकी गतिविधियां बंबई तक सीमित हैं। शायद भारतीय चरित्रों पर आधारित चित्रकथाएं भी समाप्त प्राय हैं। इंद्रजाल कॉमिक्स के बाद डायमंड कॉमिक की सबसे बड़ा प्रकाशक बनकर उभरा है।
उसमें प्राण आदि की कुछ सीरीज और अमर चित्रकथा की तर्ज पर कुछ भारतीय संस्कृति के कथानकों को छोड़ दें, बाकी में कुछ खास दम नजर नहीं आता। हाँ, बच्चे उसके कॉमिकों के दीवाने जरूर हैं। इंडिया टुडे ने डिज्नी टुडे शुरू किया था, जिसे डिज्नी की चित्रकथाएं हिंदी व अंग्रेजी में छपती हैं। उसमें सब कुछ अनुदित होता है। इसके अलावा राज कॉमिक्स, मनोज कॉमिक्स, पिटारा, धनुष, नूतन, फोर्ट, चित्रभारती, तुलसी, किंग, गोयल, परंपरा, दुर्गा, राधा, चुन्ना आदि न जाने कितने नामों से हर शहर में कॉमिक छप रहे हैं। कोई धार्मिक कथाओं के नाम पर अंधविश्वास परोस रहे हैं, तो कोई मार धाड़, हिंसा और भ्रष्ट भाषा। जब टर्टल्स पर विदेशी लोग विरोध कर सकते हैं, तो ये कथाएं छापना तो एकदम अपराध समान है। टर्टल्स की भारतीय नकल स्वरूप छपे फाइटर टोड्स सबको मारने और ठिकाने लगाने में सक्षम है। फाइटर टोड्स में भी हिंसा, मारधाड़, गैंगवार आम बात है। ऊपर से इन्हें आतंकवाद का दुश्मन बताया जाता है, मगर ये भी उन्हीं के हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं। भ्रष्ट भाषा के कुछ नमूने देखिए। अबे भेंगे, कहाँ मर गया? स्मैकिए को लाओ बे, बूढ़ दो सबको। मेरी इज्जत उतर गई यार, तू तमाचा देखता रहा। ऐसे ऐसे दृश्य दिखाए गए हैं कि इन्हें देखकर उपकाई आती है। उधर कॉमिक्स वालों ने हत्या को अपना प्रिय प्रिय बिकाऊ माल समझ लिया है। ऐसी कई कॉमिक सीरीज के नाम तो देखिए। वॉर सीरीज, हॉरर सीरीज, लव सीरीज, आदमखोर आत्मा सीरीज नाम की एक कॉमिक आदंत, हिंसा और खून खराबे से भरी पड़ी। इसमें शब्दों का, भाषा का इस्तेमाल बहुत कम हुआ है। हु हा ई आ, बचाओ, मारो, फचाक खचाक धड़ाम जैसे शब्दों के ही दर्शन होते हैं। यह मनुष्य का आहार करने वाले भूतों की कथा है। इसका एक संवाद है, मुझे आदमी का दिल बहुत स्वादिष्ट लगता है। ऐसे कथानक देखकर बच्चों को क्या देना चाहते हैं समझ में नहीं आता। दुर्भाग्य से ऐसी बाजारू भाषा आज नई पीढ़ी के प्यारे बच्चों को पढ़ने के लिए दी जा रही है। बच्चों का संपूर्ण व्यवहार ही इनसे निर्धारित होता है। क्या सीखेंगे वे भविष्य में, क्या देंगे अपनी अगली पीढ़ी को? ये कॉमिक वाले बीच बीच में विज्ञान के शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। कॉमिक की दुनिया में एक कॉमिक से फौलाद, इसमें एक मुख्य चरित्र का नाम परमाणु है। लेकिन यह कोई विज्ञान की कथा नहीं। एक व्यक्ति का नाम परमाणु रख देने से चित्रकथा विज्ञान सम्मत कैसे हो गई, समझ में नहीं आता। इसी तरह एक अन्य कॉमिक शक्तिपुत्र और समय जंजाल का अंत, इसकी शुरुआत पढ़ने पर भ्रम होता है कि शायद अंदर कुछ विज्ञान की बात होगी। पहला वाक्य देखिए। शक्तिपुत्र लाखों वर्ष आगे भविष्य काल में एक अनजान नक्षत्र में पहुंच गया। यह कालकूट के यंत्र, काल यंत्र के समय का जंजाल का चमत्कार था। लेकिन अगले ही पृष्ठों में उसके मातंग ग्रह के सम्राट की बहन से प्यार हो गया। कहानी ठीक बम्बैया फिल्म की तरह चलने लगती है। लगभग हर कॉमिक प्रकाशक के पास 2-4 फॉर्मूले बनाए रखे हैं। उन्हीं के इर्द गिर्द कथा घूमती है। कुछ फैंटेसी के फार्मूले हैं, कुछ मारधाड़ के, कुछ विज्ञान के आवरण में अंधविश्वासों से भरी कथाएं, तो कुछ जन्मांतर के किस्से सुनाती धार्मिक कथाएं। कहीं कोई वैज्ञानिक सोच नहीं। आज के युग में बच्चे किस प्रकार की समस्याओं से 2-4 हो रहे हैं, उनसे निपटने की कोई सार्थक कोशिश नहीं। अभिभावकों की स्थिति भी कम दयनीय नहीं। वे बच्चों को कॉमिक पढ़ने से रोकते हैं, तो यह सवाल पैदा होते हैं कि पढ़ने को दें क्या? जिस गति से बच्चों के मन का विकास हो रहा है, उसकी तुलना में उनके पढ़ने के लिए कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। शहरी बच्चे तो एक भयानक असुरक्षा में जी रहे हैं। न खेलने कूदने के साधन और न फुर्सत। ऐसे में बच जाते हैं टीवी और कॉमिक। महानगरों के कुछ अच्छे स्कूलों में टीवी, रेडियो, नाटक, खेलकूद आदि विद्याओं को शैक्षिक प्रयोग के रूप में अपनाया जा रहा है। लेकिन कॉमिक वहां भी अछूत ही बना हुआ है। कॉमिकों की भाषा और विषय वस्तु सुधार कर प्रस्तुत की जाए तो ये ही स्वस्थ मनोरंजन और बच्चों के मानसिक विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। क्या हमारे शिक्षक, प्रिंसिपल इस दिशा में कुछ सोचेंगे? साथ ही प्रकाशक बंधुओं से भी अनुरोध है कि वे सिर्फ अपने व्यापार बढ़ाने के लिए कॉमिक को विकृत न करें, क्योंकि इसमें एक पूरी पीढ़ी के बर्बाद होने का खतरा है। श्रोता बंधुओं, अभी आपने जो लेख सुना उसके लेखक हैं डॉक्टर गोविंद सिंह। यह लेख विज्ञान प्रगति पत्रिका के नवंबर 1994 अंक से सभार पढ़ा गया। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।